Pooja Plastic, bathroom accessories, essentials that make your bathroom beautiful, and many more. Pooja Plastic colorful range that makes every bathroom cheerful. नमस्कार, टॉप 10 न्यूज में आप सभी दर्शकों का बहुत स्वागत। मेरा नाम राहुल सौमित्र है और सबसे अहम खबर यही है कि रसोई गैस को लेकर सीएम विष्णुदेव साय ने जनता को आश्वस्त किया है। उन्होंने सोशल मीडिया पर बाकायदा पोस्ट किया है और रसोई गैस की उपलब्धता को लेकर आम जन को किसी भी प्रकार की चिंता ना करने की उन्होंने कहा है कि आप लोग चिंता मत कीजिए। प्रदेश में एलपीजी, पेट्रोल और डीजल का सफिशिएंट स्टॉक है। सभी जिलों के अधिकारियों को रसोई गैस की सुचारू आपूर्ति, नियमित स्टॉक मॉनिटरिंग और कालाबाजारी पर सख्त कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं। जनता से अपील है कि किसी भी प्रकार की अफवाहों से बचें और आवश्यकता अनुसार ही गैस बुक करें। रसोई गैस को लेकर सीएम साय का एक्स पर पोस्ट है। लोगों को चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। एलपीजी, पेट्रोल और डीजल का पर्याप्त स्टॉक उपलब्ध है। असल में सीएम ने इसलिए ये कहा क्योंकि मिडिल ईस्ट के जंग की आंच भारत की रसोई तक पहुंच चुकी है। उसके पीछे का रीजन ये है, जंग की वजह से हॉर्मुज जलमार्ग के रास्ते गैस सप्लाई ठप हो चुकी है। इसके चलते देश में घरेलू गैस की किल्लत हो रही है। भारत के कई शहर जैसे दिल्ली, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ समेत कई राज्यों में कमर्शियल गैस की सप्लाई पर रोक लगा दी है। गैस सप्लाई बंद होने की वजह से कई शहरों में रेस्टोरेंट्स और होटल बंद होने की नौबत आ गई है। मध्य प्रदेश के महानगरों जैसे भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, छत्तीसगढ़ के रायपुर और राजस्थान में भी कॉमर्शियल सिलेंडर की डिलीवरी रोक दी गई है। इतना ही नहीं, घरेलू सिलेंडर का भी शॉर्टेज दिखाया जा रहा है, बल्कि शॉर्टेज बनी हुई है। इधर केंद्र सरकार का दावा है कि देश में गैस की कोई किल्लत नहीं है। इस बीच पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी का बयान आया है। उन्होंने कहा है कि घरेलू उपभोक्ताओं को एलपीजी की किल्लत नहीं है। भारत में ईंधन की किसी तरह की कोई कमी नहीं है। छत्तीसगढ़ में अब जबरन धर्मांतरण कराने वालों की खैर नहीं है। साय कैबिनेट ने आज बड़ा फैसला लेते हुए धर्म स्वातंत्र्य विधेयक का प्रस्ताव पास कर दिया है और पूरी संभावना है कि इसी सत्र में यानी बजट सत्र में ही सदन में इसे पेश किया जाएगा। धर्म स्वातंत्र्य विधेयक, इसमें जबरिया धर्मांतरण पर कड़ी कार्रवाई का प्रावधान है। विधेयक का मकसद जबरन धर्मांतरण को रोकना है। राज्य सरकार ने धार्मिक स्वतंत्रता कानून बनाने के लिए ओडिशा, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश जैसे 9 राज्यों के अधिनियम का अध्ययन किया। नए विधेयक में बिना सूचना के जबरिया धर्म परिवर्तन कराने या करवाने पर 10 साल की कठोर सजा का प्रावधान हो सकता है। साथ ही जबरन धर्मांतरण की व्याख्या भी स्पष्ट की जाएगी। प्रस्तावित विधेयक का मुख्य लक्ष्य किसी भी तरह की जबरदस्ती, धोखाधड़ी, प्रलोभन या दबाव के माध्यम से किए जाने वाले धर्मांतरण को रोकना है। प्रस्तावित नया कानून वर्तमान छत्तीसगढ़ धर्म स्वतंत्रता अधिनियम 1968 की जगह लेगा। की बैठक में छत्तीसगढ़ धर्म स्वातंत्र्य विधेयक 2026 के प्रारूप का अनुमोदन किया गया। इस विधेयक का उद्देश्य छत्तीसगढ़ राज्य में एक धर्म से दूसरे धर्म में परिवर्तन के लिए बल प्रयोग, प्रलोभन, कपटपूर्ण नीति व साधनों, अनुचित प्रभाव या मिथ्या निरूपण पर प्रभावी ढंग से रोक लगाना है। अभी तक कोई प्रावधान है नहीं 1968 का
धर्म स्वातंत्र अधिनियम ऐसा लागू है जिसके प्रावधान आज के समय के अनुरूप नहीं है, पर्याप्त नहीं है, 1968 के हैं। अभी परिस्थितियाँ बहुत बदल गई हैं, टेक्नोलॉजी बहुत चेंज हो गई है, तो अब नई परिस्थितियों के अनुरूप जो विषय होना चाहिए उसके लिए कोशिश कर रहे हैं। धर्म स्वातंत्र्य विधेयक के प्रारूप को मंजूरी देने के साथ सहायक कैबिनेट की बैठक में और भी कई अहम फैसले लिए गए, जैसे राजनीतिक आंदोलनों से संबंधित 13 प्रकरणों को वापस लिया जाएगा। 13 प्रकरणों को कोर्ट से वापस लेने का अनुमोदन हुआ है। छत्तीसगढ़ उपकर संशोधन विधेयक को मंजूरी मिली है। इससे पंजीयन पर प्राभार्य उपकार शुल्क समाप्त हो जाएगा। छत्तीसगढ़ नगर तथा ग्राम निवेश संशोधन विधेयक को मंजूरी मिली है। छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मंडल अधिनियम संशोधन को मंजूरी मिली है। छत्तीसगढ़ कर्मचारी चयन मंडल विधेयक को मंजूरी मिली है। उम्मीदवारों के चयन और परीक्षा आयोजित करने के लिए कर्मचारी चयन मंडल का गठन होगा। जिला क्रिकेट एसोसिएशन राजनांदगांव को 5 एकड़ भूमि भी आवंटित की गई है। इसी बीच भोपाल से एक बड़ी खबर है। मिडिल ईस्ट में बने हालातों के लिए मंत्री मंडलीय समिति का गठन हुआ है। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने निर्देश दिया है। 3 मंत्रियों की समिति बनी है, जिसमें डिप्टी सीएम जगदीश देवड़ा है, मंत्री गोविंद सिंह है, चैतन्य कश्यप है, शामिल है। एलपीजी उर्वरक की आपूर्ति व्यवस्था की ये लोग निगरानी रखने की समिति में है। मिडिल ईस्ट में रहने वाले प्रदेश के लोगों की समस्या का समाधान भी यही लोग करेंगे। समिति में यही 3 लोग हैं। एलपीजी उर्वरक की आपूर्ति व्यवस्था की निगरानी भी ये करेंगे। अब हमें इसलिए लिखना पड़ा है कि नशे की खेती कहां कहां अफीम। अब दुर्ग के बाद आज पता ये चला कि बलरामपुर में भी अफीम की खेती हो रही है। हैरानी की बात यह है कि प्रदेश में लगातार अफीम की खेती के मामले सामने आ रहे हैं, जो चिंता बढ़ा रही है। खेत में लगी ये अफीम की फसल दुर्ग की नहीं बल्कि बलरामपुर जिले के कुसमी इलाके के त्रिपुरी गांव की है। यहां 2 एकड़ में अफीम के पौधे लगाए गए हैं। मुखबिर से सूचना मिलने के बाद पुलिस और प्रशासन की टीम मौके पर पहुंची और लहलहाती अफीम की फसल देखकर सभी हैरान रह गए। जांच में पता चला कि झारखंड का एक व्यक्ति है, जमीन को लीज पर लेकर यहां अफीम की खेती कर रहा था। पुलिस और प्रशासन की टीम ने फसल को नष्ट करने की कार्रवाई शुरू कर दी। बताया जा रहा है कि सरपंच ने जनवरी में ही पुलिस को इसकी सूचना दी थी, लेकिन उस समय कार्रवाई नहीं हो पाई। अब मामला सामने आने के बाद प्रशासनिक अमला सक्रिय हो गया है। बलरामपुर में अफीम की खेती का मामला सामने आने पर मंत्री राजेश अग्रवाल और गृह मंत्री विजय शर्मा ने कहा है कि मुख्यमंत्री के निर्देश पर सभी जिलों में जांच करवाई जा रही है। विष्णु देसाई की सरकार आने के बाद लगातार नशे के सौदागरों के खिलाफ, नशे के व्यापारियों के खिलाफ लगातार कार्रवाइयाँ हो रही हैं। और तमाम ये जो बातें हैं, जैसे दुर्ग की घटना ले लीजिए, जैसा कि मेरे को एक्चुअल जानकारी नहीं, लेकिन बताया जा रहा है कई सालों से चल रहा था, लेकिन जैसे ही जानकारी मिली है त्वरित कार्रवाई की गई है। बलरामपुर में जानकारी मिली, चूँकि अब एक जगह की जानकारी मिल गई है तो प्रशासन एकदम अलर्ट मोड में आ गया है कि हर जगह हम जानकारी लें। कहीं भी इस टाइप का अगर कोई खेती हो रहा हो या कोई भी ऐसी गतिविधियां हो रही है उनके ऊपर कार्रवाई हो, तो लगातार विष्णु देसाई सरकार नशे के खिलाफ कार्रवाई कर रही है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने आज निर्देशित भी किया है इस विषय पर कि सारे ही जिलों में जितने भी तरह से हो सके इसकी जांच करा करके, और अगर ऐसी कोई स्थिति पाई जाती है तो उस पर तुरंत दृढ़ता से कार्रवाई की। वहीं इस मामले को लेकर कांग्रेस ने पूर्व विधायक प्रीतम राम की अध्यक्षता में 10 सदस्यीय कमेटी बनाई है। इधर स्थानीय जनप्रतिनिधियों ने भी
सवाल उठाए और अवैध अफीम की खेती पर सख्त कार्रवाई की मांग की। अभी जो हम लोगों को जानकारी प्राप्त हुई है कि जमीन इस क्षेत्र के लोगों का है और उसको लीज पे लेके झारखंड और बिहार के लोग आके यहाँ पर खेती कर रहे हैं। बाकी और आगे जो जांच होगी उस पर पता चलेगा कार्रवाई। कहीं ना कहीं इसमें प्रशासन की और शासन की नाकामयाबी साफ झलकती है कि इतने बड़े पैमाने पर अगर ये खेती हो रही है और लोगों को जानकारी नहीं है तो कहीं ना कहीं ये संदेह तो जाता है। वहीं दुर्ग के समोदा गांव में अफीम की खेती के आरोपी विनायक ताम्रकार और उसके भाइयों के अवैध कब्जे पर प्रशासन ने कार्रवाई की। दुर्ग धामदा स्टेट हाईवे के समोदा मार्ग स्थित 32 डिसमिल के अवैध कब्जे पर बुलडोजर चला दिया। ग्रामीणों के अनुसार इस जमीन की अनुमानित कीमत तकरीबन 4 करोड़ रुपए है। जिला प्रशासन ने करीब 5 एकड़ 62 डिसमिल क्षेत्र में उगाए गए अफीम के पौधे को उखाड़ने और नष्ट करने का अभियान चलाया। टेक्निकल आकलन के अनुसार यहां लगभग 14,30,000 पौधे उगे थे, जिसकी अनुमानित कीमत 7 करोड़ 88 लाख रुपए बताई गई थी। हमारे द्वारा लगभग 8 से 10 प्रकरण तैयार किए जा चुके हैं, जिस पर भी न्यायालय में अतिक्रमण का केस दर्ज करके आवेदक आहूत भी किया जा चुका है और अतिक्रमण की प्रक्रिया चल रही है। इसके अतिरिक्त जिस पर आज कार्रवाई की गई है, इसमें पूर्व में आदेश जारी किया जा चुका था, बेदखली की सूचना उनको जारी की गई थी और आज उस पर अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की जा रही है। लगभग जैसे कि 32 डिसमिल के आसपास ज़मीन था, अगर हम ओवरऑल देखेंगे तो लगभग मिला के 40-50 डिसमिल के आसपास होगा। छोटा छोटा अतिक्रमण भी है, उसमें बड़े अतिक्रमण भी है। अभी हम लोग की जो कलेक्टर साहब की तरफ से जो टीम बनी हुई है, उसमें हम लोग और भी मौका जांच कर रहे हैं। दुर्ग जिले में अफीम की खेती मिलने से प्रशासन में हड़कंप मचा हुआ है। कलेक्टर ने बड़े कृषि फार्मों में बाहरी व्यक्तियों की पहुंच प्रतिबंधित कर दी है और अन्य राज्यों से आए किसानों की फसलों की जांच के निर्देश दिए हैं। आगे से जब भी गिरदावरी होगी, डीसीएस सर्वे होगा, सर्वेयर्स को भी विशेष रूप से प्रशिक्षण दिया जाएगा कि इस प्रकार के यदि कोई मादक पदार्थों के पौधे हैं तो उनकी पहचान उनको मालूम हो। दूसरा, वर्तमान में जितने भी बड़े ऐसे फार्म्स हैं जहां पर ख़ासतौर से फेंसिंग वगैरह करके रिस्ट्रिक्ट किया गया है, बड़े फार्म्स हैं, उन सभी की जांच करने के लिए आरआई, पटवारी, तहसीलदार और कोटवारों को निर्देशित किया गया है कि उनके सभी के चेक कर लें। कहीं पर भी यदि कोई मादक पदार्थ की ऐसी कोई फसल पाई जाती है तो तत्काल उस पर आवश्यक कार्रवाई करें। राजधानी रायपुर में कोल लेवी घोटाले मामले में ईओडब्ल्यू ने विशेष कोर्ट में चौथा पूरक चालान पेश किया। करीब 1100 पन्ने के इस चालान में आरोपी राकेश जैन उर्फ आरके जैन के खिलाफ आरोप दर्ज किए गए। चालान के अनुसार राकेश जैन ने सिंडिकेट की काली कमाई को नकदी में बदलने का काम किया। फिलहाल राकेश जैन ईओडब्ल्यू की न्यायिक रिमांड पर जेल में बंद है। मामले को लेकर मौके का जायजा लिया है हमारे संवाददाता तहसीन जैदी ने। पूर्ववर्ती सरकार में हुए बहुचर्चित कोल लेवी घोटाले मामले में एसीबी ईओडब्ल्यू ने एक और चालान कोर्ट में पेश किया है और अब तक अगर बात करें मुख्य चालान समेत अभी तक कुल 5 चालान जो है पेश किए जा चुके हैं, लेकिन ये चौथा पूरक चालान है जिसको एसीबी ईओडब्ल्यू की टीम जो है वो रायपुर कोर्ट में लेके यहाँ पहुंची है। और ये जो अभी तक इसमें जो जानकारी निकल के आ पाई है, इसमें उस सिंडिकेट के लिए जो काली कमाई को नकदी में कन्वर्ट करके देने का इसमें आरोप है। इसमें अभी तक जो है आरके जैन और उर्फ राकेश कुमार जैन के खिलाफ इसमें ये चालान पेश किया गया है। करीब 1100 पन्नों का ये चालान जो है ये आज कोर्ट में पेश किया गया है। आपको बता दें कि राकेश जैन उर्फ आरके जैन जो हैं अभी वो न्यायिक रिमांड में रायपुर सेंट्रल जेल में बंद हैं। फिलहाल एसीबी ईओडब्ल्यू ने विशेष न्यायाधीश जो एसीबी ईओडब्ल्यू के उनके समक्ष ये चालान पेश किया है। कैमरामैन रेणु प्रसाद के साथ तहसीन जैदी, IBC 24 रायपुर। इधर ग्वालियर में शादी के मंडप से विदाई के समय उस वक्त हंगामा हो गया जब दुल्हन ने अचानक दूल्हे से शादी से इनकार कर दिया। मामला कंपू क्षेत्र का है। शादी की सभी रस्में पूरी हो चुकी थी और विदाई की तैयारी हो रही थी। तभी दुल्हन को पता चला कि दूल्हे का करीब 1.5 साल से राजस्थान की एक शादीशुदा महिला से प्रेम प्रसंग चल रहा है।
भाई शादी यहां किसी और से और प्रेम वहां किसी और से। बताया जा रहा है कि दूल्हे की प्रेमिका ने खुद दुल्हन को मैसेज और फोटो भेजा और बता दिया, पोल खुल गई। इससे दुल्हन का भरोसा टूट गया और उसने शादी से साफ इनकार कर दिया, कहा कि नहीं, मुझसे शादी नहीं हो पाएगी। मामला थाने पहुंचा, जहां दूल्हे ने भी प्रेम प्रसंग की बात स्वीकार कर ली। पुलिस की काउंसलिंग के बाद दोनों पक्ष शादी में हुए खर्च और लेन देन वापस करने पर सहमत हो गए। फिर भी इसकी अभी भी शादी होने के बाद भी कॉल आ रहे हैं, फोटो आ रहे हैं, सब कुछ आ रहा है। अब कैसे विश्वास कर लूं? अच्छा, तो शादी कब हुई आपकी? शादी कल ही हुई है मेरी। फेरे हो गए आपके? हाँ। और अभी क्या फोन आ रहे हैं, क्या कह रही है वो? अभी भी बोल रही है वो, मैं जहर खा लूंगी, मर जाऊंगी, ये हो जाएगा, तुम घर पर बैठे आओ। मेरे भैया से बोल रही है कि तुम घर पर बैठे आओ। तो उसने ये बताया कि ना ये मेरे से प्यार करता है, 6 महीने बाद छोड़ देगा, ऐसे बोला। इसने पैसे बात की। शादी कर ली थी? शादी कर ली थी उन्होंने पहले। तो आपकी बहन की शादी थी? हाँ, हमारी बहन की शादी थी। विदा थी क्या आज विदा थी। थाना कंपू क्षेत्र में एक दूल्हा दुल्हन आए थे। उन्होंने एक दुल्हन ने अपनी जो जिससे उनकी शादी हो रही थी उस पर आरोप लगाया था कि इनका किसी और लड़की से अफेयर चल रहा है और उस लड़की द्वारा इनको फोटो वीडियो उस लड़के के साथ में भेजे गए थे। तो दोनों में आपस में विवाद हुआ। बाद में इनमें दोनों पक्षों को समझाइश दी गई। चूँकि मामला आपसी प्रेम प्रसंग का है, जो भी तथ्य हैं उनको समझा दिया गया है। यदि इसमें और भी कोई शिकायत आएगी तो जो वैधानिक कार्रवाई होगी करेंगे। प्यार किसी से, शादी किसी से, और ये मजबूरी कह लीजिए या मनमर्जी, जिसमें लोग रिश्तों को शर्मसार करते हुए अपनों की ही जान के दुश्मन बन रहे हैं। जो मैं आपको खबर बता रहा हूँ, ये सिंगरौली का एक मामला है। यहाँ पत्नी पति की कातिल बन बैठी है। अब इसके पीछे की स्टोरी मैं बता रहा हूँ, बस सुनिएगा आप लोग। ये सिंगरौली की बात है। यहाँ पे एक सराई थाना पड़ता है। पुलिस ने युवक की हत्या की गुत्थी जो है 24 घंटे के अंदर सुलझा ली और बाद में पता चला कि कोई और नहीं, पत्नी और उसका आशिक ही कातिल है। बताया जा रहा है कि पत्नी का अपने रिश्तेदार के साथ शादी के पहले से ही प्रेम प्रसंग चल रहा था। भाई, जब शादी के पहले ही चल रहा था प्रेम प्रसंग तो उसी से शादी कर लेनी थी ना, किसी और का जीवन क्यों बर्बाद किया? लेकिन शादी के बाद पति दोनों के प्यार में बाधा बन रहा था। हाल ही में 12 फरवरी की बात है, 12 फरवरी को उसकी शादी हुई और कुछ ही दिन साथ रहने के बाद पत्नी मायके चली गई, जहां प्रेमी और उसके दोस्त के साथ मिलकर पति की हत्या की साजिश रची। युवक को रास्ते से हटाने के लिए तीनों ने पत्थरों से कुचलकर युवक की बेरहमी से हत्या कर दी। परिजनों ने इसकी शादी अजय वैश्य से करा दी। इस बात से उमा वैश्य ने अपने प्रेमी अमर बहादुर और उसके मित्र चंद्र प्रकाश वैश्य के सहयोग से तीनों व्यक्तियों द्वारा योजना बनाकर अजय वैश्य की हत्या की है, जिसमें उनके द्वारा ग्लव्स पहन के, गला घोट के और पत्थरों से सर पे चोट पहुंचा के हत्या की और मोटरसाइकिल रख के उसको दुर्घटना का रूप देने का प्रयास किया। पुलिस के मुताबिक जंगल में युवक का शव मिला था, बाइक के नीचे दबा हुआ था। पुलिस ने डॉग स्क्वाड टीम के साथ जांच की। 24 घंटे के अंदर ही पत्नी और प्रेमी और उसके साथी को गिरफ्तार कर लिया। मामला खुल गया। इधर जबलपुर हाई कोर्ट में एक हैरान करने वाला मामला आया है। यहां एक युवक अपने बैग में पॉलीथीन में लिपटा हुआ भ्रूण लेकर हाई कोर्ट पहुंच गया। पूछताछ में युवक ने अपना नाम दयाशंकर पांडे बताया, जो रीवा का रहने वाला है। युवक का यह कहना है कि 1 मार्च को पत्नी के साथ घर लौटते समय उनका एक्सीडेंट हो गया था, जिसमें गर्भवती पत्नी को गंभीर चोट आई और उसके बाद 8 मार्च को उसकी पत्नी का मिसकैरेज हो गया। युवक के मुताबिक वो इसी मामले में हाई कोर्ट में दायर याचिका की सुनवाई के सिलसिले में दस्तावेजों के साथ भ्रूण भी बैग में लेकर आया था। युवक ने यह भी आरोप लगाया कि 2024 में निर्दलीय चुनाव लड़ने के बाद से उस पर और उसके परिवार पर कई बार हमले हुए, लेकिन पुलिस ने कोई ठोस कार्रवाई नहीं की। वहीं पुलिस और न्यायालय उससे सबूत मांगते रहे। इसी कारण वो पत्नी का मिसकैरेज होने की बात उसका भ्रूण लेकर हाई कोर्ट में सबूत दिखाने आया था। युवक ने राष्ट्रपति को पत्र लिखा है और इच्छा मृत्यु की मांग की है।
वहीं मामले को लेकर सिविल लाइन थाना पुलिस द्वारा युवक को समझाइश देकर उसकी मौजूदगी में शमशान घाट में भ्रूण को दफनाया गया और रीवा पुलिस से भी संपर्क किया गया और मामले की जांच जारी है। मैंने कमिश्नर रीवा को लिखित आवेदन दिया कि हमारी जीवन की रक्षा करें साहब। बोलेंगे कि बोलेंगे देखते हैं आप जाइए। थाने में कोई मदद नहीं की, उनके पास पैसा है, पावर है, पहुंच है, खिला देते हैं। पुलिस वाले बस अपना जेब भर लिए। फिर एक पिटीशन दायर की कि हमारे जान को खतरा है साहब। 13 तारीख को जान करने के लिए हमने इच्छा मृत्यु मनी मांगी राष्ट्रपति से कि हमने कि आप अलाउ कराएं कि हमको इच्छा मृत्यु दिला जाए, आपके पास न्याय नहीं है। अच्छा, ग्वालियर नगर निगम ने शहर के बड़े संपत्ति कर बकायेदारों की एक लिस्ट जारी की है। इसमें कई प्रतिष्ठित हस्तियों और सरकारी कार्यालयों के नाम है। सूची में सबसे चौंकाने वाला नाम मैं बताऊं किसका है? सबसे चौंकाने वाला महाराजा सिंधिया परिवार का, जिन पर नगर निगम का लाखों रुपए का टैक्स बकाया है। स्वर्गीय माधवराव सिंधिया के नाम पर नगर निगम ने 33,32,719 रुपए की राशि बकाया दिखाई है। दस्तावेजों के अनुसार सिंधिया परिवार से जुड़ी यह संपत्ति जीवाजी क्लब रोड स्थित 193 कटोरा ताल के सामने पते पर दर्ज है। इतने बड़े नाम का बकाया सूची में आना चर्चा का विषय बन गया। अच्छा, सूची में कई बड़े शासकीय संस्थान भी हैं। इन सरकारी संस्थानों पर नगर निगम का लगभग 300 करोड़ रुपए का बकाया है। 6 मार्च को ही नगर निगम की परिषद बैठक में भी कांग्रेस पार्षद प्रमोद खरे ने यह मुद्दा उठाया। निकालते ला रहा है, लेकिन अपने नेताओं की भी कमियां निकालते ला, वो टैक्स दे रहा है। और आपके कई नेता ऐसे उनकी संपत्तियां हैं उनकी जानकारी मेरे को, मैं आप चाहो तो जानकारी बताऊंगा और आपको टैक्स मेरा बताया। मैं तो ये कह रहा हूँ कि इनको जानकारी है, तो मैं तो ये कह रहा हूँ ना, अगर तुम्हारे पास जानकारी है तो बता लो भैया, पहले उसका टैक्स नहीं भरा जा रहा, कटोरा ताल का नहीं भरा जा रहा। टॉप 10 न्यूज में आज के लिए बस इतना ही। मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।